आज हम वर्कशीट नंबर 59 साइंस की वर्कशीट नंबर 59 डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के ज़रिए हम इंसानी आँख और रंग बिरंगी दुनिया के बारे में जानेंगे। साइंस का ये 59वीं वर्कशीट है, जिसमें हम सबसे पहले रिफ्रैक्शन यानी इनाताफ़ के बारे में जानेंगे, प्रिज्म के बारे में जानेंगे, ज़ाविया प्रिज्म क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और फिर प्रिज्म के ज़रिए इनाताफ़ यानी रोशनी का इनाताफ़ कैसे होता है उसको हम जानेंगे। इसके अलावा कौसो क़ज़ह कैसे बनता है उसको हम जानेंगे, और उसके बाद कुछ सवालात दिए गए हैं उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आती है या कुछ आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इनाताफ़ क्या होता है कि इनाताफ़ जब रोशनी की शुआ, कोई एक रोशनी की किरण है, वो एक मीडियम से होकर दूसरे मीडियम में जाती है। सपोज़ पानी से होकर गुज़र रही है और हवा में जा रही है, या हवा से होकर पानी में जा रही है, या किसी ग्लास हवा से आते हुए ग्लास से टकराकर ग्लास के अंदर से होते हुए निकल रही है, तो हम कहेंगे कि दो मीडियम में वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो जो रोशनी की शुआ है वो उसके अंदर से सीधा गुज़र जाना चाहिए। ऐसा ना होकर क्या होता है कि जब वो उससे गुज़रती है तो निकलने के बाद वो थोड़ा सा अपने रास्ते से भटक जाती है। इसी को हम रोशनी का इनाताफ़ कहते हैं। यानी जब रोशनी की शुआ एक मीडियम से होकर दूसरे मीडियम में जाती है तो थोड़ी सी झुक जाती है या अपने रास्ते से भटक जाती है। इसी को रोशनी का इनाताफ़ कहते हैं। दूसरी टॉपिक है हमारा प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है? आपने अक्सर डॉक्टरों के यहाँ पे देखा होगा कि एक कांच का टुकड़ा ट्रायंगल शेप में रखा रहता है, जिसके तीन आप देखेंगे वो तिकोना होता है, कांच का होता है, कांचनुमा। तो उसमें दो मुसल्लस नुमा असास और तीन मुस्ततीली आर्जी सतहें होती हैं, और ये कांच का बना होता है। फिर हम देखेंगे कि ज़ाविया प्रिज्म क्या होता है। ज़ाविया प्रिज्म जो है वो प्रिज्म के दो आर्जी रुखों के दरमियान का ज़ाविया प्रिज्म कहलाता है। यानी जहाँ पर दो सतहें आकर मिल रही होती हैं, वहाँ पर जो एंगल बनता है उसको हम ज़ाविया प्रिज्म या एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रिज्म के ज़रिए इनाताफ़ कैसे होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के ज़रिए रिफ्रैक्शन, तो प्रिज्म के ज़रिए रिफ्रैक्शन यानी इनाताफ़ में एक नमूदी शुआ जो होती है, नमूदी शुआ कहते हैं जो प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद जो बाहर निकल रही है उसकी सिमत, और वक़ूअ शुआ की सिमत। वक़ूअ शुआ जो रोशनी की किरण प्रिज्म में एंटर कर रही थी और उसके एंटर करने के बाद जो निकल रही है, जो एंटर कर रही है वो वक़ूअ शुआ है, और जो बाहर निकल रही है वो नमूदी शुआ है। उसकी दोनों की सिमत में थोड़ा सा फ़र्क होता है, जिसकी वजह से एक खूबसूरत वाक़या देखने को मिलता है जिसको हम इनकसार कहते हैं, यानी डिस्पर्शन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि एक यहाँ पर प्रिज्म का डायग्राम बना हुआ है। इसमें देखेंगे कि एक वक़ूअ शुआ है जो एक प्रिज्म के अंदर एंटर कर रही है। तो जैसे वो एंटर कर रही है तो डॉट लाइन जो आपको दिख रही है वो डॉटेड लाइन के थ्रू वो सीधी जा रही है कि आप इस शुआ को सीधा ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ पर ना जाकर आप देखेंगे कि थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी कि अपने रास्ते से भटकी, और भटकने के बाद फिर देखना सीधे चलती जा रही है, और उसके बाद बाहर जैसे ही निकल रही है यानी कि दूसरे मीडियम में, पहले हवा मीडियम थी, उसके बाद फिर कांच आया बीच में, कांच से निकलने के बाद फिर से मीडियम हवा का हो गया। तो ऐसे मीडियम में जब वो फिर से आ रही है तो फिर से अपने रास्ते से और भटक गई है। तो ये नमूदी शुआ देख रहे हैं कि कितना अपने रास्ते से भटक गई है। अब देखें कि उसको पहले उस रे को कहाँ जाना चाहिए था, वहाँ ना जाकर वो कितनी भटक के आ गई है। तो उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन हम उसको कहेंगे। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया कि कितना वो इनहराफ कितना हो रहा है। ज़ाविया इनहराफ, डी क्या है इसमें, ज़ाविया इनहराफ है। अब देखेंगे कि डिस्पर्शन यानी इनकसार क्या होता है। तो जब एक सफ़ेद रोशनी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो अपने मुख्तलिफ रंगों में बिखर जाती है।
यानी कि اس میں کچھ ایک کلر کا بینڈ بن جاتا ہے جس کو ہم رنگوں کی پٹی یا اسپیکٹرم کہتے ہیں. اور یہ رنگ کون کون سے ہوتے ہیں؟ بینگنی، نیلا، آسمانی، ہرا، پیلا، نارنگی، لال. اس کو ہم وبگیور کے نام سے یاد رکھتے ہیں. انگلش میں اگر وی فار وائلٹ، آئی فار انڈیگو، بی فار بلو، جی فار گرین، وائی فار یلو، او فار اورنج اینڈ آر فار ریڈ. تو کانچ کے پرزم سے جب ہم ایک سفید رنگ کی روشنی کو گزارتے ہیں تو وہ اپنے 7 اجزائی رنگوں میں، یعنی جن سے مل کر وہ بنی ہوتی ہے، ان میں الگ الگ ہو جاتی ہے اور وہ 7 رنگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اس میں دیکھیں گے کہ لال رنگ کی کرن یا شعاع جو ہے وہ سب سے اوپر ہے اور وائلٹ یعنی نیلے رنگ کی شعاع جو ہے وہ سب سے نیچے ہے. تو سب سے کم جو سب سے کم آپ کا ریفریکشن ہوا ہے وہ ریڈ لائٹ کا ہوا ہے. سب سے زیادہ ریفریکشن جو ہے وہ وائلٹ کا ہوا ہے. جس کا سب سے کم ریفریکشن ہوگا وہ لمبی شعاع ہوگی، اس کی ویو لینتھ لمبی ہوگی، زیادہ ہوگی. اور جس کا اینگل جو ہے وہ زیادہ ہے، زیادہ جھک رہی ہے، زیادہ ڈائیورٹ ہوئی ہے، تو اس کی جو ویو لینتھ ہوگی وہ کم ہوگی. تو ہم اوپر سے دیکھتے ہیں کہ ریڈ کی ویو لینتھ سب سے لمبی ہوتی ہے، اس کے نیچے پھر نارنگی رنگ کی ہوتی ہے، پھر پیلے کی، پھر ہرے کی، اور سب سے کم لال کی، سب سے کم آپ کا بینگنی کی ہوتی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ قوس و قزح کا بننا کیا ہوتا ہے. قوس و قزح کو ہم انگلش میں رینبو کہتے ہیں. یہ قدرتی اسپیکٹرم ہوتا ہے جو بارش کے بعد دھوپ نکلنے پر ہمیں آسمان میں دکھائی دیتا ہے. ہوا میں موجود بارش کی بوندیں ایک پرزم کی طرح کام کرتی ہیں. جب سورج کی روشنی ان بوندوں سے ہو کر گزرتی ہے تو وہ اپنے اجزائی رنگوں میں ایک اسپیکٹرم بناتی ہے جس کو ہم قوس و قزح کہتے ہیں. آپ بہت تفصیلی اگر کچھ ہے تو میں اس کے لیے آپ کو ایک اور ویڈیو بھیج دوں گا جو آپ کو اور اچھے سے کلیئر کر دے گا. لیکن اب اگر آپ کو کوئی اور بھی سوال آپ کے من میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. چلیے آئیے اب ہم 4 سوال دیے گئے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو پہلا سوال ہے ہمارا، کانچ کی سلیب سے انکسار اور پرزم سے انکسار میں فرق واضح کیجیے. دوسرا ہے، بارش کے بعد قوس و قزح کیسے بنتا ہے، وضاحت کیجیے. تیسرا ہے، لال رنگ کی ویو لینتھ پھر خالی جگہ ہوتی ہے اور بینگنی رنگ کی ویو لینتھ خالی جگہ ہوتی ہے. آپ کو لکھنا ہے کہ کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے. پرزم کا زاویہ انحراف کیا ہوتا ہے بتائیے. یہ ہمارا سب سے آخری سوال ہے. تو اب ہم اس کو سالو کر کے اور آپ ہمیں بھیجیں گے. اگر کوئی اس میں پرابلم آتی ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.